दोस्तों, एक इंसान, एक परिवार जिसका सपना है कनाडा को अपना घर बनाना, दुनिया के बेहतरीन देशों में से इस देश को चुनना, यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करना। हालांकि उनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन फिर भी रिजेक्शन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल आपके मन में ज़रूर होगा। अगर आप उनमें से हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो निराश मत होएं। ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन के बाद आप अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। और अगर आप उनमें से हैं जो चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा मत हो, तो आज मेरे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको दो सोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिसे यूज़ करके इमिग्रेशन ऑफिसर्स, वीज़ा ऑफिसर्स हमारी फ़ाइल पर फाइनल डिसीजन देते हैं। गाइस, मैं देव सरीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आज मैं आपको वो दो सोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो कभी गलत हो ही नहीं सकते। जो इंसान, नॉट ओनली मी, कोई भी इंसान जो इमिग्रेशन से जुड़ा है, अगर वो इन दो किताबों की भाषा को समझ सकता है, इन दो किताबों की भाषा को समझकर सिंपल लैंग्वेज में अपने क्लाइंट्स को समझा सकता है, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि वो अपने क्लाइंट्स को अच्छा सक्सेस ना दिला सके। उनमें से पहली बुक है इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट। मैं इस बुक को इमिग्रेशन का संविधान मानता हूँ, क्योंकि इस बुक में वो हर एक लॉ लिखा है, हर एक एक्ट लिखा है, हर एक रेगुलेशन लिखी है, जिसके बेस पर वीज़ा ऑफिसर्स हमारी फाइल पर फाइनल डिसीजन देते हैं। सेकंड बुक दोस्तों एथिक्स की है। इमिग्रेशन में एथिक्स क्या होते हैं? मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, उसकी बात सुनने के बाद, उसका केस सुनने के बाद मुझे लगता है मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, तो एथिकली मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको साफ मना कर दूँ। मैंने बहुत बार ऐसे लोग देखे हैं जिनकी प्रोफाइल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव डिसीजन आ जाता है सिर्फ किसी और की वजह से, बिकॉज़ किसी ने अपनी जॉब एथिकली नहीं की। दोस्तों, नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक क्वेरी जो मुझे विक्रम ने भेजी है। विक्रम का अनफॉर्चुनेटली कनाडा का विजिटर वीज़ा रिसेंटली रिजेक्ट हुआ है और वो रिकन्सिडरेशन की ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं। उनकी क्वेरी ये है कि क्या उनको रिकन्सिडरेशन की रिक्वेस्ट वीज़ा ऑफिसर को भेजनी चाहिए, और अगर भेजनी चाहिए तो उसका प्रॉपर वे क्या है। विक्रम, रिकन्सिडरेशन इमिग्रेशन में एक बहुत ही अंडररेटेड एरिया माना गया है। उसका मेन रीज़न यही है कि आप वीज़ा ऑफिसर को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं कि उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो गलत दिया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वीज़ा ऑफिसर्स गलत नहीं हो सकते, बट जब भी हमारी एप्लीकेशन को लेकर अगर कोई नेगेटिव रिज़ल्ट आता है, तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स, जिसे हम इमोशनल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं साइकोलॉजी में, यही होता है कि जो हमारे साथ हुआ है वो गलत हुआ है। वीज़ा ऑफिसर्स इमोशंस पर नहीं, लॉज और लॉजिक्स पर डिसीजन देते हैं। सो अगर आप रिकन्सिडरेशन के बारे में सोच रहे हैं, उसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने इमोशंस और लॉजिक्स को सेपरेट रखें। सेकंड स्टेप, रिकन्सिडरेशन में सेकंड स्टेप ये है कि आपके पास जितने भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच किए थे, उनको अपने सामने रखें। रिफ्यूज़र लेटर को सामने रखें। अगर GCMS नोट्स अवेलेबल हैं, उनको भी सामने रखें। आपके एनालाइज कीजिए अपनी एप्लीकेशन को, डॉक्यूमेंट्स को, कि आपसे कोई गलती तो नहीं हुई, आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं भर दी उसमें, कोई आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन पर फुल फेथ है, तो थर्ड स्टेप पर आते हैं, जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर कोई वीज़ा ऑफिसर से गलती तो नहीं हुई हमारे फैक्ट्स को लेकर, फैक्चुअल एरर। हर इंसान के फैक्ट्स अलग होते हैं, इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल,
कहीं वीज़ा ऑफिसर ने आपकी इनकम वेरीफाई करने में कोई गलती तो नहीं की, आपकी फैमिली कॉम्पोजिशन को लेकर कोई गलती तो नहीं की? अगर ऐसा नहीं है तो फोर्थ स्टेप पर आप लॉ एरर देखेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ लॉ एरर की। रिसेंटली मैं एक केस पढ़ रहा था। एप्लीकेंट ने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई किया, वीज़ा ऑफिसर ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। रीज़न, एप्लीकेंट ने कनाडा से बाहर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई की थी। कोविड-19 के दिनों में ये प्रोविज़न थी, एक पब्लिक पॉलिसी थी जिसके अंडर हम ऐसा कर सकते थे, बट वीज़ा ऑफिसर ने डिसीजन के टाइम उस पब्लिक पॉलिसी को नज़रअंदाज किया। क्यों किया आई डोंट नो, बट जब एप्लीकेंट ने ये लॉ उनके सामने लेकर आया, वो अपने रिकंसिडरेशन के थ्रू एप्लीकेशन वाज अप्रूव्ड। सो विक्रम, अगर आपको लगता है आप ऐसे किसी पैरामीटर्स में आ रहे हैं तो आप एक वेल ड्राफ्टेड लेटर वीज़ा ऑफिसर को भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो लेटर में कंटेंट्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लेटर की ओपनिंग स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक लाइन में आप वीज़ा ऑफिसर को स्ट्रेट टू द पॉइंट बताएंगे कि आप ये लेटर से क्यों लिख रहे हैं और उसका आउटकम आप क्या चाहते हैं। बी वेरी कंसाइज, टू द पॉइंट। सेकंड पैराग्राफ में आप ये मेंशन करेंगे कि उसके पीछे रीजंस क्या हैं। अगर कोई फैक्चुअल एरर है बताइए वीज़ा ऑफिसर को, अगर कोई लॉ पॉइंट को लेकर एरर है मेंशन कीजिए। आप केस स्टडीज इंक्लूड कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर लॉ मेंशन कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आपकी जो टोन होनी चाहिए इन द लेटर बहुत पोलाइट होनी चाहिए, कर्टियस होनी चाहिए टुवर्ड्स द वीज़ा ऑफिसर। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि वीज़ा ऑफिसर से वाकई में गलती हुई है तो ये लेटर आप उनको ज़रूर भेजें थ्रू वेब फॉर्म। कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ मैं सैम्पल लेटर शेयर करूं, आप अपनी ईमेल कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको एक सैम्पल लेटर भेज दूंगा। आप उसमें थोड़ी चेंजेस करके मोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, इसमें टाइम लग सकता है इन चीज़ों को, बिकॉज वीज़ा ऑफिसर की मर्ज़ी है कि वो आपका डिसीजन कब दे रिकंसिडरेशन को लेकर। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको ये लगता है कि आप रिकंसिडरेशन के कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे तो दोस्तों घबराएं मत। सेकंड ऑप्शन गवर्नमेंट हमें देती है रीअप्लाई की। हो सकता है फर्स्ट टाइम हमसे गलती हो गई, हम अपना केस प्रेजेंट नहीं कर सके, कोई बात नहीं, दूसरी टाइम अपनी गलतियों को सुधार कर दोबारा अपना केस प्रेजेंट करें। बट मेक श्योर कीजिए इस बार आप प्रॉपर गाइडेंस के अंदर एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल से गाइडेंस लेकर केस अपना प्रेजेंट करें, क्योंकि बार बार रिजेक्शन आना भी एक नेगेटिव बात हो सकती है। विक्रम, मैंने पूरी कोशिश की है आपकी क्वेरी को सिंपल स्पष्ट लैंग्वेज में आंसर करने की। और गाइस, आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। जितने अच्छे सवाल होंगे उतने अच्छे ही जवाब होंगे। एक ही सपना, एक ही गोल, लेट्स मेक कनाडा योर होम।